अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ करें जिसमें है जिसका टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, इंसानों में गैसों का तबादला। ठीक है, तो जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि रेस्पिरेशन के लिए एक सरफेस ज़रूरी होती है, एक मीडियम ज़रूरी होता है। तो जिस तरह उसकी मैंने करेक्टर्स भी बताए थे कि क्या क्या करेक्टर्स होने चाहिए, थिन होना चाहिए, वेट होना चाहिए, डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसमें। और मैंने आपको ये बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है वही उनकी रेस्पिरेटरी सरफेस होती है। अब इसी तरह से ह्यूमन में भी रेस्पिरेशन के लिए कोई ना कोई सरफेस तो चाहिए ना जिससे रेस्पिरेशन करेंगे। तो इसलिए ह्यूमन में भी क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस है एक। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, अल्वलाई है। ये पेयर की शक्ल में होती है और हमारे लंग्स में मौजूद होती है और इसके ज़रिए से जो है वो गैसेस एक्सचेंज की जाती हैं ह्यूमन में। ठीक है, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, क्या क्या ऑर्गन जो है इसमें शामिल है, तो वो है लंग्स जो पेयर में होते हैं, हमारे चेस्ट में मौजूद होते हैं। ट्रैकिया है, ये एक टनल टाइप की, मतलब एक नाली की तरह होती है जो हमारे मतलब हमें ब्रेथिंग करने में उसके ज़रिए से सांस जो है वो हम लेते हैं और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड इससे ट्रैवल करती है और हमारे लंग्स तक जाती है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हैं फेफड़े यानी कि लंग्स जो पेड़ के शक्ल में मौजूद होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लंग्स हैं, हर फेफड़ा एक नरम स्पंज की तरह और गुलाबी नज़र आने वाला उज़्व है जो कि दो प्लूरल झिल्ली यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ होता है। ठीक है, हर जो दो फेफड़े हैं तो दोनों नरम होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं और दोनों का जो कलर है वो पिंकिश होता है, पिंकिश कलर में होते हैं। और इनकी जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है, इनकी सरफेस जो ऊपर सरफेस होती है उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक खाली जगह होती है, मतलब डबल होती है, ये दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है तो इनके दरमियान में एक खाली जगह होती है जहाँ पे एक फ्लूइड भरा रहता है हर वक्त, जो कि मतलब चिकना होता है, जो सरफेस को चिकना रखता है, वेट रखता है। ये मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसे वेट रहना चाहिए, तो ये जो फ्लूइड है ये इसे चिकना रखता है या फिर वेट रखता है। इसकी वजह से सांस लेने में आसानी होती है। फेफड़े इस्तख्वानी पिंजरे में बंद होते हैं, यानी कि एक स्केलेटन होता है इसके ऊपर जिसे हम रिब्स कहते हैं या उर्दू में इसे पिंजरा कहते हैं। तो फेफड़ों के ऊपर जो है एक ये पिंजरा होता है, रिब्स, यानी कि इसका जो है वो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, जैसे यहाँ पे कहा नरम होते हैं, स्पंज की तरह होते हैं, तो इसलिए इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए ना। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, वो स्केलेटन का एक हिस्सा है रिब्स जो कि इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और जो सामने बिल्कुल स्ट्रेट वाली ये जो हमारी ट्रैकिया है, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रैकिया है, इसको जो है ये स्टर्नम ये प्रोटेक्ट कर रही होती है। दोनों पसलियाँ जो है वो आपस में इससे जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ से 12 रिब्स आती हैं और यहाँ से 12 रिब्स आती हैं, ये सब जो बीच में मौजूद स्टर्नम है इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 जोड़ी पसलियों हर पसली पर मुश्तमिल होती है। अब मैंने बताया कि जो हर पसली यानी कि हर रिब है वो 12, यहाँ पे भी 12 होती है और यहाँ पे भी 12 होती हैं। उसके अलावा है हर पसली हाँ सामने से पीछे की तरफ घूमकर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी हमारी कमर की तरफ होती है, तो यहाँ से ये राउंड होती हुई जाती हैं और पीछे की तरफ जाके जिस तरह यहाँ पे ये स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, इसी तरह पीछे हमारी कमर की तरफ ये पूरा राउंड एक पिंजरा बना हुआ होता है। तो कमर की तरफ ये जुड़ी हुई होती हैं, किससे, हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे जुड़ी हुई होती हैं। पसलियों के दरमियान इंटरकोस्टल अज़लात मौजूद होते हैं। इन पसलियों के दरमियान में ना ये इंटरकोस्टल अज़लात मौजूद होते हैं, मसल्स होते हैं जो कि उनको आपस में जोड़े रखते हैं। इस्तख्वानी पिंजरे थॉरक्स के नीचे वाले की तरफ नीचे वाले हिस्से की तरफ एक शीट अज़लात की एक शीट मौजूद होती है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। ये शीट सीनों को पेट वाले हिस्से से अलग करती है। हर फेफड़ा मिलियन से भी ज़्यादा अल्वलाई से बना होता है। अल्वलाई वो जिससे जो हमारी सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस है। अब यहाँ पे जो रिब्स के नीचे एक वो मसल्स की शीट होती है जिसे डायाफ्राम कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे लंग्स को और हमारे जो स्टमक का एरिया है उन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं, उन दोनों को बीच में से मतलब एक साथ मिलने से रोकते हैं। तो इनके दरमियान में क्या होती है, डायफ्राम होती है। अब ये भी जिस तरह हम ब्रेथिंग करते हैं, सांस
तरह ये फैलती है और सिकुड़ती है, जिस तरह के हमारे फेफड़े जो हैं वो फैलते और सिकुड़ते हैं। यह हर अलवलाई तनफ़ुसी सतह का काम अंजाम देती है, क्योंकि मैंने बताया हर जो सिंगल अलवलाई है मतलब वो रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कर रही है। ये एक थैलीनुमा खुर्दबीनी साख्त है जो कि सिर्फ खलियों की परत से बनी होती है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें ये बैग की तरह एक सैक बना हुआ होता है जिसमें हवा भरती है और उससे फिर जो है वो निकलती है। और क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है हर जो रेस्पिरेटरी सरफेस डिफ्यूजन का प्रोसेस होना लाजमी होता है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस उसमें भी हो रहा होता है। इसी तरह जो उसमें एयर भरती है और बाहर निकलती है और सिर्फ ये खलियों से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, मतलब बारीक सी एक झिल्ली की तरह से बैग टाइप का होता है। हर एल्वेलस में हवा से गैसों का तबादला अंजाम पाता है। हवाई रास्ता नथने, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, नथने नॉस्ट्रल्स, हमारा जो नोज़ है, ट्रैकिया है ये वाली जो नोज़ के बाद ये जो एक नाली नज़र आ रही है इसे कहते हैं ट्रैकिया। इसके अलावा यहाँ पे ब्रोंकाई होते हैं। ये ट्रैकिया जो है आगे आके दो में डिवाइड हो जाती है, एक इस फेफड़े में चल जाती है और एक इस फेफड़े में चल जाती है, तो उनसे कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, और जो फेफड़ों के अंदर जो है ये छोटे छोटे सैक्स होते हैं, एयर सैक्स होते हैं, इन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। बाहर से हवा पहले बरास्ता है बैरूनी नाक की थैली में दाखिल होती है और मैंने बताया कि नोज़ से जो है वो एयर इंटर होती है। उसके बाद वो ट्रैकिया एक पूरा रास्ता हवा से दाखिल होकर यहाँ तक पहुँचती है। ट्रैकिया में पहले वो जाती है, उसके बाद फिर वो ब्रोंक्यूल्स में जाती है और फिर जो है वो लंग्स तक पहुँचती है। म्यूकस खारिज करने वाले सीलिया रखने वाले खलियों से ढका हुआ होता है। अंदरूनी सतह में बेशुमार खून की नालियाँ मौजूद होती हैं जो कि आने वाली हवा को किसी हद तक गर्म कर देती हैं। इस नाक की थैली पर मौजूद बाल सीलिया रखने वाले एपिथेलियल सेल्स और म्यूकस अंदर आने वाले हवा को ज़र्रात और जरासीमों से साफ़ कर देते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि तनफ़्फ़ुस सतह तक पहुँचने वाली हवा साफ़ हो। अब क्या होता है कि जब नोज़ से एयर इंटर होती है, नोज़ से एयर जब इंटर होती है तो हमारे नोज़ हेयर्स होते हैं वो, और जो म्यूकस जो नोज़ फ्लूइड होता है वो क्या करता है हमारी उस एयर को, क्योंकि एयर में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह शामिल होती है या जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बॉडी को नुकसान दे सकते हैं, तो वो जो हेयर्स होते हैं वो हवा को अंदर जाने से पहले जो भी उस पर वगैरह लगी होती है उससे वो साफ़ कर लेते हैं और फिर जो है वो हमारे जो लंग्स हैं उन तक बिल्कुल साफ़ हवा पहुंचती है। उसके बाद है ट्रैकिया। नाक के बाद जो है ये ट्रैकिया एक लंबी नाली है जिसे कहते हैं ट्रैकिया। नाक की थैली का अंदरूनी रास्ता एक लंबी नाली में खिलता है। ठीक है, नाक के बाद ये आती है ट्रैकिया। नाक से फ़ौरन बाद ट्रैकिया शुरू हो जाती है और ट्रैकिया के आगाज़ में एक डब्बा नुमा साख मौजूद होती है जिसे लेरिंग्स कहते हैं। ये आवाज़ पैदा करने वाला डब्बा कहलाता है, जिसमें आवाज़ पैदा करने वाले तार नुमा अज़लात वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। ये जो है वो ट्रैकिया के बाद हमारा जो गला होता है, मीन्स कि हमारी जो गर्दन वाला हिस्सा होता है कह सकते हैं, उसमें जो है वो ये बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे लेरिंग्स कहा जाता है और इसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है। और इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कुछ भी तो एयर इंटर करती है तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, इसके ज़रिए फिर आवाज़। और लेरिंग्स के आगाज़ में ग्लोटिस होता है। इस सुराख पर एक ढकना लगा होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ग़िज़ा के निगलने और पीने के दौरान एपिग्लोटिस को बंद कर देता है। एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देता है ताकि ग़िज़ा क्या में ना जा सके। अब ग़िज़ा के लिए एक अलग नाली है और सांस के लिए एक अलग नाली है। सांस की जो नाली है क्या कह रहे हैं हम, ट्रैकिया। अब जो हमारा जो गला है यहाँ पे एक लेरिंग्स भी मौजूद होता है और एक ग्लोटिस भी मौजूद होता है। ठीक है, लेरिंग्स आवाज़ पैदा करता है और ग्लोटिस जो है वो उसके ज़रिए से हवा जो है वो तक जाती है। जो हमारा हम जब खाना खाते हैं कि सांस की नाली और ग़िज़ा की नाली का रास्ता अलग अलग नहीं है। स्टार्टिंग में रास्ता एक ही होता है, उसके बाद दोनों नालियाँ अलग होती हैं। तो क्या होता है कि जब हम कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं तो उस ग्लोटिस है इसके ऊपर एक
कैप लगा होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। ये बंद कर देता है ग्लोटिस को, ताकि जो हमने पिया है वो हमारी सांस की नाली में ना चला जाए, ठीक है। तो फिर जब मतलब हम कुछ खाते हैं